नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। अब इसका जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो ये देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो दोस्तों, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई ये सारे अलग अलग हैं, इस वजह से ये असमानता होने की वजह से संसाधन असमान रूप से वितरित है। अगला है संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, आप उपयोग करें संसाधन का सतर्कतापूर्वक करें और उन्हें नवीकरण के लिए समय दो, जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। अब नेक्स्ट है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करती है। तो आपको इसकी वजह समझ में आगे होगी। यानी मनुष्य की योग्यता की वजह से ही भौतिक पदार्थ मूल्यवान संसाधन बनते हैं। सतत पोषणीयता विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास है। अगला है, सही प्रश्नों के उत्तर पे निशान लगाना हमारे को। निम्नलिखित में से कौन संसाधन का निर्धारण नहीं करता? संसाधन का निर्धारण कौन सा नहीं करेगा दोस्तों? तो दोस्तों, मात्रा है, संसाधन का निर्धारण नहीं करेगा। संसाधन का निर्धारण उपयोगिता और मूल्य दोनों करेंगे। यानी क्वांटिटी कितनी है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा, उपयोगिता और मूल्य तो रखता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं, ये मानव निर्मित संसाधन है। झरने का जल और उष्णकटिबंधीय जल ये मानव निर्मित संसाधन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में भेद कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन में क्या अंतर है? वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी केवल अनुमान लगाया जाता है कि कितना संसाधन हो सकता है, उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। और जो वास्तविक संसाधन में क्या होगा, इनकी मात्रा का ज्ञान होता है। संभाव्य संसाधन की एक खासियत और है, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे संभाव्य संसाधन के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर ताप ऊर्जा है, तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर पवन ऊर्जा है, जो ज्वारीय ऊर्जा है, तो संभावित ऊर्जा है, भविष्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। वास्तविक संसाधन में इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। अगला है, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन में क्या अंतर होता है? वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु, सूर्य की रोशनी इत्यादि। और स्थानीय संसाधन किससे कहेंगे? अब वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लौह अयस्क। ये दोस्तों जो विशेष खाने होती हैं इनकी वहीं तो मिलेगा लोहा, तांबा। वायु, सूर्य, रोशनी ये तो सब जगह मिल जाएंगे। विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो दोस्तों, पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा कहाँ होगी वो देखते हैं नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड का है ये दोस्तों, हॉलैंड का
दूसरा नाम है हॉलैंड भी कहते हैं, यूरोपीय कंट्री है नीदरलैंड। मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी अधिक संसाधनों का निर्माण करने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करते हैं, यानी जीवन कौशल की ट्रेनिंग होती है, उसे कहते हैं मानव संसाधन विकास। संसाधन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें और संसाधन का पुनः चक्रण करें, रिसाइकल करें। जैसे कोई हम घर पे पंखा लाए हैं, पंखा ख़राब हो गया तो हम क्या करते हैं, कबाड़ में डाल देते हैं। तो कबाड़ वाले क्या करते हैं, फिर वापस बेच देते हैं वह फैक्ट्री के अंदर, फिर उसको वापस लोहा बन जाता है, फिर लोहे से अन्य धातुएं बन जाती हैं, कुछ भी बना लो। उसे कहते हैं संसाधन का पुनः चक्रण, संसाधनों का पुनः उपयोग द्वारा। प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है? टेक्नोलॉजी द्वारा। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पादन करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। भारत के कोई 2 क्षेत्र बताइए जहाँ पर पवन फार्म स्थापित किए गए हैं। पहला है तमिलनाडु का नागरकोइल, दूसरा है गुजरात का तट। यहाँ पवन ऊर्जा के फार्म स्थापित किए गए हैं। दोस्तों आपको इनके नाम याद रखने हैं। गुजरात का तट है और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा है, नगर कोयल क्षेत्र है। पारितंत्र की सुरक्षा हेतु हमारा क्या कर्तव्य है? तो पहला कर्तव्य है सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। और नेक्स्ट है वास्तविक और संभाव्य संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। वास्तविक संसाधन में आएगा जर्मनी में, ये रूर प्रदेश है दोस्तों, रूप नहीं है, जर्मनी का रूर प्रदेश है, इसका कोयला है, ये वास्तविक संसाधन है। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, जो खाड़ी देश हैं, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक। महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मृदा, ये वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधन में लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक खनन नहीं हुआ है और भविष्य में हो सकता है। सामान्यतः संसाधनों के लिए किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ये इनका डिविडेशन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित दीजिए। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल और मृदा। वायु, जल और मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताना है आपको। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बनते रहते हैं, पवन ख़त्म नहीं होती है, सौर ख़त्म नहीं होता है, तो नवीकरण है ये। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित होता है। भंडार में एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें हज़ारों साल बाद ही बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो संसाधन टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव के क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो मृदा निर्माण के वर्षा और तापमान। तो वर्षा और तापमान मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई कारक लिखिए। कृषि भूमि का प्रसार होने से निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती है। अगला है निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार, यह भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। और नेक्स्ट है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है।
भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करता है और कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना करके विकास की ओर ध्यान देता है। ये वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग, ये सारे भूमि पर तो होंगे। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया है। पहला है एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी। दोस्तों, ये संस्था है, ये समझौता है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच, CITES, जिसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई जिसमें प्राणियों और पक्षियों की कई जातियों इनका व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह है CITES। और दूसरा क्या कहा गया दोस्तों, प्रादेशिक सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया गया है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। धरातल को वनस्पतिहीन होने से बचाना चाहिए क्योंकि वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। और जल संरक्षित हम जल रिसाव को कम करके भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पर जल का रिसाव हो रहा, पाइप फूट रखे हैं या झील फूटी हुई है, उनका रिसाव रोक के स्प्रिंकलर द्वारा, जो फुहारे टाइप होते हैं स्प्रिंकलर, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। अगला है सही को चिन्हित कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का निर्माण का नहीं है? तो समय मृदा का निर्माण का कारण है, जैव पदार्थ है। मृदा का गठन है दोस्तों, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तेज डालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये वैदिक कृषि है दोस्तों। तेज डाल पर इस तरह वो समतल दीवार बना के समतल खेत बन जाते हैं, इस प्रकार खेती होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो ये देख ले आप, बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता नहीं हो। इससे दोस्तों ज़्यादा प्रकृति को फ़ायदा नहीं है। नल के उपयोग तुरंत बंद कर देने चाहिए, पानी बचेगा। और ये जो पॉलीपैक है, पॉलीथीन को, इसको भी नष्ट कर देना चाहिए। प्रकृति का इसमें उद्धार होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? भूमि का उत्तरदायी उत्पादनकारी उपयोग। भूमि उपयोग ह्यूमस किसे कहते हैं? ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। चट्टान बांध किसे कहते हैं? मृदा बांध को रोकते हैं, उसे चट्टान बांध कहते हैं। और भूमि योग्य कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को कहते हैं कृषि योग्य भूमि कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य को छांटिए और यदि सत्य है तो कारण बताइए। अब पहला है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। कारण ये है कि मैदान अत्यधिक उपजाऊ है और जहाँ विभिन्न खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं वे जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और मैदानी भाग होने के कारण सड़कों व रेल मार्गों का जाल घना बसा हुआ है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, ये भी सही है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना भी कहते हैं। तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए जो वृक्ष लगाते हैं इन्हें बीज की फसल उगाना असत्य है, बिल्कुल दोस्तों नहीं कहते हैं। इससे बोलते हैं मल्च बोलते हैं। तटीय क्षेत्रों में जो पवन गति रोकने के लिए
मल्च कहते हैं। और मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। अगले दोस्तों, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों पाया जाता है? भूमि और जलवायु में भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण होगा। कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों, कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण भूमि निम्नीकरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, ये सारी समस्याएं हुई है। अगला है कृषि संरक्षण के कुछ तरीके। वृक्षारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के विचयनित उपयोग और अतिचारण पर रोक। इससे हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? छत पर वर्षा जल एकत्र करके इसे जल संग्रहित करना और विभिन्न उत्पादन उपयोगों के लिए लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी जब इकट्ठा करते हैं उसे तो बोलते हैं जल संग्रहण करना, और जब इसे काम में लेंगे तो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं सेल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थ, समय। ये सारा मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। सेल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थ, समय। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों, वनों को पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित और पर्णपाती दो कैटेगरी हैं। सदाहरित में क्या होता है? इन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियों एक साथ नहीं गिराते। दोस्तों, मेन वजह ये है, सदाहरित वनों में क्या होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के वन एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों की पत्तियां गिराने का समय अलग अलग होता है। इसलिए एक पत्ती गिराएगा, दूसरा नहीं गिराएगा, तीसरा गिराएगा, चौथा नहीं। तो इस वजह से हमेशा हरित रहते वो। और पर्णपाती वन में क्या होता है? इन वनों के वृक्ष वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये तो एक जैसे वन होते हैं। जैसे नीम है तो सारे नीम ही हैं, तो सबने पत्ती गिरा दी तो सारे नंगे हो गए पेड़। तो दोस्तों, पत्ती क्यों गिराते हैं? पत्ती गिराने का मेन वजह वाष्प का उत्सर्जन होता है। ये ज़्यादातर गर्मियों में गिराते हैं पत्ती, क्योंकि क्या होता है गर्मियों के अंदर पहले ही नमी नहीं होती, सूखा होता है, और पत्तियां नहीं गिराएंगे तो भाप बन के ज़्यादा ऊपर उड़ेगी, इसलिए वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मृदा निर्माण के विभिन्न कारकों को समझिए। तो मृदा निर्माण के विभिन्न कारक है दोस्तों: जनक सेल, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थ, समय। तो पहला है मृदा निर्माण के पहला कारक है मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। जनक सेल ये करते हैं मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा। जलवायु क्या करता है? मृदा अपक्षरण, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। स्थलाकृति क्या करेगा? उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। चौथा है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ ह्यूमस की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है समय। समय मृदा परिच्छेदिका में मोटाई को निश्चित करते हैं। अगला है दोस्तों जल संसाधन को संरक्षित करने के उपाय बताइए। प्रदूषित जल को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व उपयुक्त विधि से शोधित करना, यानी प्रदूषित जल को हमें नहीं छोड़ना चाहिए जल निकायों में, छोड़ें तो साफ करके छोड़ें। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। संग्रहित करें जल, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करें, फुहारे बोलते हैं। और वन आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और भूमि के जल को पुनः पूरित करते हैं, यानी वन लगाने चाहिए अधिक से अधिक। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का करना चाहिए। और अगला है वाष्पीकरण की अधिक दर को शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि से उपयोगी है। और नेक्स्ट है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपयोगिता। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज।
जल की उपलब्धता। भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का सब में उपयोग होता है और इसे भूमि उपयोग कहते हैं। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये मृदा का निर्माण होगा, ये चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिजों, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से, और ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। दावानल है, यानी जंगल में आग लगती है, उसके 3 कारण बताओ। तड़ित जंजा के कारण, प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण आग लगना, और नेक्स्ट है स्थानिक लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से आग लगाना। को लोग आग लगा देते हैं, फिर समस्या उत्पन्न होती है। अगला है दोस्तों मृदा निम्नीकरण के कारण बताइए। मृदा निम्नीकरण के कारण है वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, इससे भूस्खलन रोक सकते हैं। और चौथा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय नियंत्रण कार्यान्वित करना। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। वन हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी है। फसलों को उगने के लिए आवश्यक मृदा कली की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं वन, जिससे हम श्वास लेते हैं, इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अपरदन वगैरह कम होता है। और वन क्या करते हैं, वर्षों से हम फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद और औषधीय पौधे प्राप्त करते हैं। जैव मंडल और पारितंत्र में अंतर बताइए। जैव मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकड़ित क्षेत्र में ही प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाया जाता है, इसे कहते हैं जैव मंडल। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैव मंडल यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, यानी तीनों मंडल हैं। इनके बीच एक संकड़ित क्षेत्र में ही, इनके बीच संकड़ा क्षेत्र, इनमें क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं, इसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों की परस्पर निर्भरता और समानता पारितंत्र कहलाती है। पारितंत्र, इसी जीव मंडल में सभी जीवित जातियां हैं, उनकी आपस में निर्भरता है और आपस में जो संबंध है पारितंत्र कहलाता है। तो इसका अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडलों के बीच जुड़े एक संकड़ित क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाया जाता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर सुने। तीनों मंडलों में एक संकड़ित क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाया जाता है, इसे जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में सभी जीवित जातियों की परस्पर निर्भरता और संबंध को पारितंत्र कहते हैं। अगला है जल चक्र से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर जल वाष्पीकरण, वर्षण, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुणे महासागरों में गतिशील रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर जल वाष्पीकरण, वर्षा, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुणे महासागरों में गतिशील रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। यानी भाप बन गई, भाप से वर्षा बनी, फिर वायु, भूमि और पुणे महासागरों में, ये सर्किल होता है। भूस्खलन को परिभाषित कीजिए और भूस्खलन किन कारणों से होते हैं और इनके दुष्परिणाम बताइए। तो दोस्तों, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा व ढाल से गिराने वाली मिट्टी से वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो सामान्य रूप से सैल, मलबा और ढाल से गिराने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन
को कहते हैं। और भूस्खलन के कारण क्या है? भूस्खलन प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के एक साथ घटित होने से होता है और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भूस्खलन के दुष्परिणाम क्या है? ये नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है और नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। अगला है दोस्तों अपक्षण। अपक्षयण को परिभाषित कीजिए। अपक्षयण कहते हैं तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावृत की गई सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षयण कहलाता है। तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधे, प्राणी और मनुष्य द्वारा अनावृत की गई सेल जो चट्टानें होती है उसे टूटता है और क्षय होती है, वो कहलाता है अपक्षयण कहलाता है। तो दोस्तों बोलने में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम खनिज और शक्ति संसाधन। कितना लंबा देखते हैं दोस्तों ये भी। अब इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं, चालू रखना। पहला है प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। दोस्तों प्रतिदिन काम आने वाले खनिजों में लोहा है, नमक है, एल्यूमिनियम और ग्राफाइट, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों में अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। और धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न प्रदेशों के नाम बताइए। पहला है कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र। इनके लिए ऊर्जा के स्रोतों का सुझाव देंगे। ग्रामीण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेश। ऊर्जा के स्रोत क्या है? दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? बायोगैस सक्सेस है। तटीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और उसी प्रकार शुष्क प्रदेश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा काम की है। और 5 तरीके बताइए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बना सकते हैं, बना नहीं सकते। आवश्यकता नहीं हो तो पंखे लाइट बंद कर दें और दिन के समय खिड़कियां खोलें जिससे रोशनी और हवा घर के अंदर आ सके। और घर के बाहर जाते समय सारे स्विच बंद कर दें और गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर धोकर तैयार करें और प्रेशर कुकर में खाना बनाइए। सही कथन का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, सही है। रासायनिक संगठन होता है, सही है। वितरण असमान होता है, ये भी सही है। असमात्य होते हैं, ये गलत है दोस्तों। असमात्य नहीं होते हैं। पहले का आप देख लो, बोले इसके अंदर पहले के अंदर गया, सही है। असमात्य नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं होता? दोस्तों अभ्रक का उत्पादन कौन से राज्य में नहीं होता है? तो कर्नाटक में दोस्तों अभ्रक नहीं होता है। झारखंड, राजस्थान और आंध्रा में अभ्रक का अच्छा खासा उत्पादन है। कर्नाटक में नहीं होता। कर्नाटक में क्या होगा? लोएस्क, ये सारी चीज़ें होती है, लोएस्क वगैरह। निम्नलिखित में से कौन विश्व की तांबे की अग्रणी उत्पादक है? तो चिली है दोस्तों। चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। वहाँ दोस्तों एक खान है चुक्की का माटा खान या प्रसिद्ध चिली की तांबे के लिए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में एलपीजी गैस को संरक्षित नहीं करेगी? तो दोस्तों कौन सी नहीं करेगी? एलपीजी के अंदर खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाएंगे, ये नहीं करेगी एलपीजी को संरक्षित। ये पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, इससे फ़ायदा होगा गैस को। प्रेशर कुकर में खाना पकाने के लिए गैस जलने से वो सब्ज़ी काट लेना, ये भी सही है। अब कारण बताइए दोस्तों। ये
बड़े बांधों के निर्माण से पहले पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। बड़े बांधों के निर्माण से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर वनों को साफ कर दिया जाता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं और जिससे अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध होता जाता है। तो दोस्तों मेन वजह ये है, पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। सही है, क्योंकि कोयला एक भारी कच्चा माल है और जिसके परिवहन में काफ़ी खर्चा आता है और कोयले के लिए काफ़ी बर्बादी भी होती है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अधिक मूल्यवान है और परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर है। पेट्रोल और डीजल ये परिवहन तंत्र के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर है। आग खनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आग खनन लगातार धूल व हानिकारक धुएं से फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। आग खनन से होता है। आग खनन आप जानते होंगे, आग खनन से मतलब है जो हमारी भूमि की सतह है उसके ऊपर जो खोद के खनन करते हैं उसे आग खनन कहते हैं। जैसे पत्थर वगैरह खोदते हैं। अगला है, इसमें अंतर स्पष्ट करना आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंदर। वे स्रोत जो लंबे समय के लिए सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत में क्या होगा, वे स्रोत जो वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाए जाने की शुरुआत हो गई उनको, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये नए हैं। इन स्रोतों में कि ये भंडार सीमित है परंपरागत में और इन स्रोतों के अंदर भंडार असीमित है। अगला है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है। बायोगैस मानव निर्मित है और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक संसाधन है। बायोगैस का उत्पादन जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर को बायोगैस संयंत्र में अपघटित करके किया जाता है और ये प्राकृतिक गैस से पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और प्राकृतिक गैस है घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। लौह खनिज और अलोह खनिज के अंदर आप अंतर करना है। पहला है लोहा खनिज। लोहा खनिज में लोहा होता है, लोहे की मात्रा मिलेगी, जैसे लोहा यस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सारे लोहा इसके। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इसके अंदर लोहा नहीं है। वैसे धातु है सारे, तो लोहा नहीं है। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है, जैसे लोहा यस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सारे धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं और चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम अधात्विक खनिज है, धातु नहीं है दोस्तों ये। नेक्स्ट है खनिज क्या है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहते हैं। तो खनिज के लिए क्या डेफिनेशन है, वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने चाहिए और उनका निश्चित रासायनिक संगठन भी होना चाहिए। अधात्विक खनिज के उदाहरण चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। खनिज ईंधन के नाम बताइए जो अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और जब निर्मुक्त होती है तब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अगला है दोस्तों धात्विक खनिज के दो उदाहरण बताइए। लौह खनिज और अलोह खनिज, ये धात्विक खनिज के दो उदाहरण हैं। दक्षिणी अमेरिका की कौन सी देश तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कौन से इससे प्राप्त किया जाता है। तो सिलिकॉन होता है दोस्तों क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्ज बोलते हैं, और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से।
अलोक खनिज के उदाहरण दीजिए। सोना, चांदी, तांबा, सीसा अलोक खनिज है। अगला है परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और भारत में प्राकृतिक गैस संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र। पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय देशों के नाम बताइए। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम। ये पवन ऊर्जा के उल्लेखनीय देश हैं। ये हमारा कंप्लीट है। अब चौथा पढ़ रहे हैं कृषि। कृषि का दोस्तों, कृषि क्या है? फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को कृषि कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, फसल, फल, सब्जी, फूल, पशुधन। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों कृषि को प्रभावित कौन कौन से करते हैं? स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? ये इस कृषि से क्या हानियाँ हैं? कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह कृषि की जाती है और ऐसी कृषि को स्थानांतरित या झूम कृषि कहते हैं। इससे क्या हानियाँ वो देखते हैं। पहली हानि है हरे वनों का नुकसान होता है। जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। वनों को जलाकर राख उपयोग होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अगला है रोपण कृषि क्या है? ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती हैं, यानी वाणिज्यिक कृषि होती है रोपण। इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, ये दोस्तों सिंगल फसलें होती हैं, रोपण कृषि कहलाती है। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना रोपण कृषि में कौन सी है? चाय, कहवा, रबड़, केला, कपास। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? पहली ये सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाती है। खाद और बीज पर सब्सिडी देकर। सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर। कृषि के लिए किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर। वो हमें एक सही उत्तर चिन्हित करता है। उद्यान कृषि किसे कहते हैं? दोस्तों तो फलों और सब्जियों की खेती होती है वो उद्यान कृषि कहलाती है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो पटसन को कहते हैं सुनहरा रेशा, जोट यानी। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक क्या है? ब्राज़ील है दोस्तों इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। MCQs किए हमने 4 टॉपिकों के। इसी के साथ ये हमारा कक्षा 8 की भूगोल है ये दोस्तों पूरी होती है। अब हम कक्षा 9 की भूगोल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।